इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। दोस्तों, हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे आज के खास मेहमानों के साथ। और हमारा आज का विषय आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उस दौरान उस लड़ाई के बीच में हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं जो वहां पर रह रहे हैं, उनका कैसा जीवन है। और अभी पीछे हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है रूस और नाटो के बीच में, जो तनातनी बढ़ी है, उससे थोड़ा सा तनाव और ज्यादा हो गया है। क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो जाती है तो शायद तकलीफें और बढ़ जाएंगी। तो आज हमने इसी चीज को लेकर, हमारे जो भारतीय वहां पर कई दशकों से बसे हुए हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है और उसको वो कैसे झेल रहे हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने रशिया और यूक्रेन से अपने एक एक साथी को बुलाया है जो हमारे खास मेहमान हैं। यूक्रेन से हमारे साथ अतुल सेठ जी हैं, और रशिया से हमारे साथ सैमी मनोज कोतवानी जी हैं। और दोनों वहां लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से रह रहे हैं, तब जब ये एकीकृत यूएसएसआर होता था। आज ये एक दो दुश्मन देशों में रह रहे हैं, लेकिन हैं भारतीय। तो चलिए, मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से हमारे खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो अतुल जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। आपने बताया जैसे कि आप लगभग 34 साल से रह रहे हैं, और उस जमाने से रह रहे हैं जब ये यूएसएसआर होता था। तो आप जरा बताइए कि अभी तक लड़ाई को काफी समय हो गया है, आप लोग वहीं पर रह रहे हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क आया, परिवार को लेकर किस तरह का खौफ या डर है आप लोगों के बीच में, और आपको ये कैसे पता चलता है कि भाई ये हम सेफ जगह पर रह रहे हैं, या अटैक तो कहीं भी हो सकता है, या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। गुप्ता जी और गौड़ जी, आपको और आपके देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को अतुल का यूक्रेन से नमस्कार। अह, जी ठीक है। 34 years ago आई केम हेयर व्हेन इट वाज सोवियत यूनियन यूएसएसआर। किसी ने भी सोचा नहीं था ऐसे युद्ध के बारे में। बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसी कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे 5 साल पहले या 4 साल पहले, इवन 3 साल पहले भी किसी को लग नहीं रहा था। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी कि कैसे ये सब डेवलप हुई। लेकिन जब से युद्ध हुआ है, 24 फरवरी 2024 की सुबह 5 बजे से सब भारतीयों का, यूक्रेनियंस का भी, में बहुत थोड़ी सी संख्या है भारतीयों की, उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है। पूरा जमीन उसमें ऊपर आसमान नीचे हो गया है। बहुत लंबी कहानी है, कई पार्ट्स में बताई जा सकती है। यूक्रेन में कितने भारतीय रहते थे ऐसा किसी को कोई आधिकारिक अनुमान भी नहीं था। देयर वाज नो ऑफिशियल डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ इंडियंस इन यूक्रेन। किसी एम्बेसी के पास, किसी मिनिस्ट्री के पास ऐसा डाटा नहीं था। युद्ध के दिन ही हम कुछ लोगों ने एक हेल्पलाइन क्रिएट की, फेसबुक पे डाला नंबर, ये सोचते कि हमें शायद 200-400 लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लेकिन जब समझ में आया कि देयर वाज ए फ्लड ऑफ कॉल्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बेसिकली, बाद में जो समझ में आया कि लगभग 20 से 21 हजार भारतीय मेडिकल के छात्र छात्राएं यूक्रेन में रह रहे थे। और जो पिछले 10-15 साल से ट्रेंड चल रहा था, दे आर नॉट स्टडिंग हियर इन यूक्रेनियन और रशियन, दे आर स्टडिंग इन इंग्लिश। द मीडियम ऑफ देयर स्टडी वाज इंग्लिश, तो उनको लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती थी। दैट वाज ए टोटल कैओस फॉर देम कि शांति के समय में आपको कुछ भी करना है, क्लास जाना है, क्लास इंग्लिश में है, कहीं शाम को एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, लाइब्रेरी जाना है, इंग्लिश में काम चलता था। वेबसाइट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टिकट्स, कुछ भी, मैकडोनल्ड, पिज्जा, सब इंग्लिश में काम करता था। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही सब सिस्टम कोलैप्स हो अतुल गया। अतुल अतुल जी, एक सेकंड। एक तो आप बार बार हिलिए मत, आप आगे आ रहे हैं तो आपका सर कट रहा है। आप ठीक, हाँ। और दूसरा ये कि जो है ना, हमारा प्रोग्राम आधे घंटे का है लगभग, तो प्लीज क्रिस्पी एंड शॉर्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। प्लीज। तो जी। लाइफ काफी डिस्टर्ब थी, 20 हजार लोगों को निकालना यहाँ से, वो एक दिक्कत थी, वो शुरू का 1 महीने की दिक्कत थी। भारतीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑपरेशन गंगा चलाकर 20 हजार लोगों को फ्री में टिकट देकर, और उनके यूक्रेन परिवार के सदस्यों को भी, जिनकी पत्नियां, बच्चे, पति, उनको भी फ्री में भारत पहुंचाया गया। इवन भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल तक के विद्यार्थियों और नागरिकों को भारतीय सरकार ने यहाँ से निकालकर उनके घर पहुंचाया। जी। उसके बाद कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हुई देश में। 2-3 महीने के बाद पेट्रोल डीजल का क्राइसिस आया। उसमें भारतीय जितने भी हैं सीआईएस कंट्रीज में, रशिया में भी शायद कोटवाली जी सहमत होंगे,
अधिकतर भारतीय इधर कोई गैस पंप पे या डिलीवरी, पिज्जा डिलीवरी का काम नहीं करते हैं। सीईओज हैं, बिजनेसमैन हैं, और अगर जॉब भी करते हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट में है। तो उन सबको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, वो दिक्कत लगी। लंबी लंबी कई कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगना, और उसके बाद भी पता लगना कि पेट्रोल खत्म हो गया है, गो बैक। उसके कुछ समय बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक शुरू हुए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट हुई, बिजली तो नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं सेठ साहब कि हम इस स्थिति जो है युद्ध के बाद जो स्थिति है उस पर बातचीत करते हैं आपसे। मैं एक बार मनोज जी के पास जाना चाहूंगा। मनोज जी, आप देखिए, रशिया के साथ तो भारत के बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे हैं और बरसों से हैं, शताब्दियों से हैं, आज से नहीं है। क्या स्थिति है रशिया में? क्यों ये सब हुआ? रशिया में बहुत ज्यादा लोग आजकल नहीं रह रहे, शायद 13-14 हजार लोग ही बचे हैं। एक जमाने में बहुत लोग जाते थे। और रहने के हिसाब से कितना सेफ्टी है इंडियंस को अब? ऐसी भी खबरें पिछले दिनों भारत के मीडिया में आई और गवर्नमेंट लेवल पे टैकल करना पड़ा, जो कि कुछ लोगों को जबरदस्ती रशिया की सेना में भर्ती करा दिया गया है युद्ध के दौरान। तो क्या स्थिति है? आप वहाँ कितने बरस से रह रहे हैं? पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए और जो स्थिति है उससे हमें अवगत कराएं प्लीज। सर, सबको नमस्ते। आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एक टाइम पे दे दिए, शायद मैं आप सबका जवाब ना दे पाऊं। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है हम लड़ रहे हैं अपने नेबर कंट्री से। इंडिया इज ऑन वॉर फ्रॉम द डे वन ऑफ इट्स फ्रीडम। हम लड़ाई झगड़ा हमारे बॉर्डर से चल ही रहा है, लेकिन उससे किसी हिंदुस्तानी को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो उसी तरह आज जो मॉस्को में कुछ भी वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है। आई रिपीट, मेक इट वेरी क्लियर टू एवरीबडी, मॉस्को में एक पंछी भी परिंदा नहीं मार सकता है, वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं अगर आपको बाहर के व्यू दिखाऊं आप सरप्राइज हो जाओगे। वी हैव बीन लिविंग अ वेरी कॉमन लाइफ एज बिफोर द वॉर जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जी। सेकेंड थिंग, आपने कहा था कि कुछ इंडियंस को डाला है। आई एम टेलिंग यू इट्स अ टोटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक ड्राइव चल रहा है जहाँ पे सबको कहा गया है कि प्लीज ज्वाइन द आर्मी। जैसे इंडिया में भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट आती है, तो यहाँ पे भी चल रहा है। हमारे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन, हरियाणा के लोग यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता है तो उन्हें कोई कह देता है कि 2.5 लाख रुपए महीने की पगार मिल रही है, तो वो लोग उस लालच में जाके ज्वाइन कर दिए। कोई भी फोर्सफुली नहीं किया गया था और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो लोग अपने पैसों के लालच में गए हैं और कुछ भी नहीं है। जी जी। ओके, ये वॉर सिचुएशन में है। ओके, आप कब से हैं वहाँ पे? मैं 1990 से यहाँ पे हूँ, 35 साल हो गए मुझे मॉस्को में। और यहाँ पे बिजनेस हैज ग्रोन। लास्ट ईयर वी सॉ ग्रोथ ऑफ 100% और दिस ईयर वी आर सीइंग ग्रोथ ऑफ 60% इन बिजनेस। सो बिजनेस एज यूजुअल है और लाइफ बहुत अच्छी है। मुझे ख्याल से हिंदुस्तानी कम नहीं हुए हैं, हिंदुस्तानी बड़े हैं। वी हैड approximately labor of 50,000 people joining last year और मतलब ये साल वी आर एक्सपेक्टिंग 50,000 तक इंडियन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट आएगी और अगले साल 2,25,000 तक आएंगे। अच्छा, अतुल जी, आपने सुना कि आपके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सैमी साहब ने बताया। आप प्रिसाइजली टू द पॉइंट ये बताइए कि उन्होंने तो बोला मॉस्को बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कल था वैसा आज है। और यूक्रेन चूंकि एक छोटा सा हिस्सा है रशिया से, उसमें से निकला यूएसएसआर में से, तो आपके यहाँ पर पूरा यूक्रेन अफेक्टेड है। और आपको रोजमर्रा में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रिसाइजली इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रोजमर्रा में सभी फॉरेनर्स को इंक्लूडिंग इंडियन, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि अब हम लैंडलॉक कंट्रीज हो गए हैं, जिसमें ना कोई एयर ट्रैफिक काम कर रही है, ना आप देश के अंदर बाहर से आ सकते हैं इजीली, ना बाहर जा सकते हैं। यदि हमें भारत जाने में युद्ध से पहले 10 से 12 घंटे लगते थे, रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट मिला के, तो अभी 2 से 3 दिन लग रहे हैं। पहले हमें ट्रेन या बस से किसी नेबरिंग कंट्री में जाना पड़ता है, वो भी वीजा लेकर।
हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एटसेट्रा, वहां से फिर फ्लाइट लेनी पड़ती है, बीच में नाइट हॉल्ट भी कहीं आ जाता है। और अच्छा, आपका वीजा बहुत लेना लंबा हो पड़ता गया है क्या? वीजा प्रोसेस। हाँ जी, वीजा लेना पड़ेगा आपको? इंडियन सिटीजन को यूरोप के लिए वीजा लेना पड़ेगा, ओके। ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक हर्डल है। उसके बाद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहे हैं, बिजली बोर्ड, पावर हाउसेस पे अटैक होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई सब काम करना बंद कर देते हैं। 70% जन पॉपुलेशन इधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहती है, लिफ्ट काम करने का बंद कर देती हैं। 2 3 4 फ्लोर तक चलता है, उसके बाद जिसको ऊपर से जाना है, ओल्ड एज है, छोटे बच्चे हैं, दिक्कत होती है वीडियो से अच्छा। आना जाना। कई बार आपको शॉपिंग करके आते हैं, सामान भी होता है, कुछ हैवी भी होता है। फर्नीचर वगैरह तो भूल ही जाइए कि फर्नीचर को आप अपलिफ्ट या डाउन कर सकते हैं, और वो इम्पॉसिबल हो जाता है। खाने पीने का कितना महंगा हुआ, या मिल जाता है आराम से सामान? खाने पीने का सामान आराम से मिल रहा है, लेकिन आई थिंक महंगाई पूरी दुनिया में हुई है इस वॉर की वजह से। फूड प्रोडक्ट्स मोर देन डबल हो चुके हैं, मेरे ख्याल वो यूरोप में भी हुआ है, और आप शायद यूएस में भी ऐसा होगा, मेरे ख्याल भारत में भी हो रहा है। ओके, तो मतलब जी। तो मनोज जी, अभी पिछले दिनों मोदी जी ने भी यूक्रेन का विजिट किया है, और मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, पर प्रेस की न्यूज़ से या सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें हैं कि भारत जितना भी प्रभाव उसका है, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। आपको क्या लगता है, इस तरह की कोई प्रयास भारत का रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई सहायता कर पाएगा? सर, हम सबको पहले सच्चाई समझनी चाहिए। जी, सबसे पहली बात, आप जानते हो रशिया और यूक्रेन एक पति और पत्नी है, जहाँ पे रशिया पति का रोल है और यूक्रेन का पत्नी का रोल है। ये लोग साथ में जमे थे, साथ में पैदा हुए हैं, फिर साथ में रहे हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, वहाँ तक तो सब सही था। फिर उनका डाइवोर्स हो जाता है, वहाँ तक भी सही था। जब पंगा ये हुआ, जब पत्नी अपने दुश्मन के साथ सोने की लगती है, जब यूरोपियन की भावों में चली जाती है, तब पति कहता है कि भैया अब तो आपको माफी नहीं मिलेगी। तो ये बात है सिंपल। अगर आप अपना इंडिया पाकिस्तान का वॉर खत्म कर सकते हो, तो ये यूक्रेन और रशिया का भी वॉर कल खत्म हो जाएगा। नेबर्स वॉर कभी भी खत्म नहीं होते। नहीं, ये बताइए सैमी जी, आपने कहा कि नेबर्स वार खत्म नहीं होती है, और ये पति पत्नी है। मुझे तो लगता है कि बाप बेटा है, क्योंकि यूक्रेन तो नहीं रशिया नहीं, पति जैसे पत्नी थे, सारे ये वो केंद्र से पत्नी निकला को है, अच्छे से सजा दे रहा है। जैसे पाकिस्तान निकला है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या यूक्रेन गलत है या रशिया गलत है? मतलब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, और ये जो आज स्थिति आई है कि मतलब पूरा एक नाटो एक तरफ हो गया है और रूस एक तरफ है, तो इसके पीछे एक्चुअल में क्या वजह थी जो ये पति पत्नी कह लो या बाप बेटे में जो पंगा शुरू हुआ है? सर, आप बताइए, आप पूरा हिंदुस्तान अगर चाइना नेबर पे कुछ भी डेवलपमेंट करता है, आप अप्रिशिएट करते हो? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। देखिए ऐसा है मनोज जी, पाकिस्तान या चीन के साथ जो भारत के संबंध हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी तुलना हम रशिया और यूक्रेन से नहीं करें तो बेटर तो है। अभी संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। प्लीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है। वहां पे स्थितियां बिल्कुल अलग से हैं। हमारा ना तो कभी पति पत्नी का उनके साथ संबंध था, और अगर कोई संबंध है तो वो आज भी है। आज भी 100 बिलियन से ज्यादा हमारा ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ। आज भी हम डे टू डे बेसिस पे एट वॉर नहीं है पाकिस्तान के साथ। एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन है, ठीक है, वो हमें पसंद नहीं करते। हमने तो उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दिया था। अब रही बात आप दोनों की, वहां पे स्थितियां तो ये है ना कि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं रह गई है। हाँ, यहाँ और दूसरे देश तो नहीं है इस इन्वॉल्व। इन्वॉल्वमेंट में अब सारी दुनिया इन्वॉल्व होती जा रही है। अब तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा होने लगा है। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। तो सिंपल स्टोरी बता रहा हूँ, जिस तरह हिंदुस्तान नहीं चाहता है पाकिस्तान बॉर्डर पे डेवलपमेंट करे, जी, उसी तरह रशिया भी नहीं चाहता है कि उसके बॉर्डर पे नाटो का फोर्सेस आए। राइट। राइट, और ये बात समझने की है। वो आज से नहीं कह रहा है, 1990 से कह रहा है कि पहले आप
आप मुझे ही नाटो में ले लो, अगर आप मेरे बाजू में बॉर्डर पे अगर फोर्स ला रहे तो किससे झगड़ा करने जाओगे? रशिया ये बात बोल बोल के थक गया, बोलो मुझे ही नाटो में ले लो, तो फिर किस बात का झगड़ा? तो मनोज जी, सॉवरेनिटी नाम की भी एक चीज होती है ना दुनिया में, कि भाई एक सॉवरेन नेशन है, उसको अगर हम पाकिस्तान को डिक्टेट करना शुरू करें कि भाई तुझे इससे बात नहीं करनी और इससे करनी है, तो कहां तक चलेगा वो मामला? सर, आप अभी डिक्टेट की बात नहीं हो रही है, आप वेपन्स को बाजू में लाके रखने की बात कर रहे हो और बोल रहे हो उसकी सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को तो खतरा ही नहीं है। जब खतरा रशिया को है, रशिया जिसके सामने वेपन्स आएगा वो अपना डिफेंड नहीं करेगा तो कौन करेगा? जी, चलिए। अच्छा, अतुल जी, आप ये बताइए कि क्या नाम, यूक्रेन तो जाहिर सी बात है बहुत छोटा है, और यूक्रेन में लेकिन भारतीय ज्यादा है, लेकिन सैमी जी कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं वहां पर। आप ये बताइए कि यूक्रेन में आप अपनी कम्युनिटी के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और जो इंडियन एम्बेसी है वो आपको किस किस रूप में सहायता देती है? मतलब कितने भारतीय डायरेक्टली अभी तक इससे प्रभावित हो चुके हैं? कुछ आपके पास डेटा है, या कोई लीड कर रहा है आप लोगों के अंदर से ही इस चीज को लेकर? जी जी, आई एम कनेक्टेड विद द लीडिंग टीम। हम एम्बेसी से भी काम कर रहे हैं मिलजुल के, हम हॉस्पिटल से भी काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन से भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा ओणम, होली, दीपावली सेलिब्रेशन करना, उसमें भी हम जुड़े रहते हैं। इंडियन एम्बेसी हैज प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन ऑल दिस ड्यूरिंग वॉर पीरियड। दुनिया की लगभग सभी एम्बेसीज की राजधानी जो है यूक्रेन की बंद हो गई थी, और आज तक बंद चल रही है। केवल कुछ एम्बेसीज दोबारा खुली हैं, जिनमें से भारत का राजदूतावास एक है। भारत ने अपनी एम्बेसी मेंटेन की हुई है कीव में, जो फुल स्विंग में काम कर रही है। उसके ऑफिशियल्स आर स्टेइंग देयर विदाउट फैमिली, उनके पत्नियां बच्चे भारत में या कहीं बाहर हैं, लेकिन राजनयिक सब काम कर रहे हैं, अच्छा रोल प्ले कर रही है। लगभग 22,000 विद्यार्थी और 5,000 पेशेवर व्यवसायी लोग थे इधर युद्ध से पहले। लगभग 99% लोग चले गए थे, 1-2% इधर बचे, वो भी जो फार फ्रॉम रशियन बॉर्डर रह रहे थे, वो अपने जगह पे रहते गए। लेकिन लड़ाई के 3-4-5 महीने के बाद धीरे धीरे सब भारतीय वापिस आए। इवन विद्यार्थी भी जो फोर्थ और फाइनल और सेमीफाइनल ईयर्स में थे, मेरी आज उनसे मीटिंग थी, वो भी वापिस आए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के। लेकिन अच्छा। जिस चीज को भी विस्थापित होना पड़ा, छात्र हो या व्यवसायी हो, वो भारत गए या यूक्रेन के पड़ोसी देश में कहीं जाके मरे, उन सब को हर दिन, हर समय, हर क्षण यूक्रेन वापस आने की चाह वापस थी। अभी बहुत लोग वापस आ रहे हैं, चाहे वो भारत गए या यूरोप गए, कहीं भी दिल नहीं लग रहा है। विस्थापन का जीवन आसान जीवन नहीं है। मैंने भी वो कुछ दिन जीने का अभ्यास करने का, मुझे काम करना था एज वॉलंटियर, तो मैंने उसका एहसास, एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं भी कुछ दिन हंगरी, पोलैंड के शेल्टर में जाके रहा, वो अनुभव लेने के लिए, क्योंकि मुझे वापस आके यूक्रेन में उनके साथ काम करना है। यूक्रेनियन रिफ्यूजीज आर नॉट ओनली इन यूरोप और नेबरिंग कंट्रीज, इवन दे आर रिफ्यूजी इन देयर ओन कंट्री। जो नेबरिंग जहां लड़ाई चल रही है, बॉर्डरिंग एरिया है, उसके लोग भाग भाग के इंटीरियर यूक्रेन में जा रहे हैं। वो शेल्टर्स में रह रहे हैं, स्कूल्स में रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पैसे वाले हैं तो होटल्स में रह रहे हैं, किराए पे रह। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। और ये एक बहुत बड़ा एकोमोडेशन का और ये इशू है। एक हर महीने में कोई ना कोई सिटी, कोई ना कोई गांव खाली करवाया जाता है, और उसके हजारों लोग यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जाके शरण लेते हैं। और ये तो बहुत बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है यूक्रेन। अच्छा, छोटा सा इसमें सवाल है, जैसे जो विस्थापित हो रहे हैं, जिनको शेल्टर्स कैंप में रहना पड़ रहा है, तो उनको क्या यूक्रेनियन गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है या खाना पीना देती हो? जी, इसमें प्लस माइनस दोनों हैं। जैसे हमने भारत में कई बार तंबू, टेंट वगैरह लगाए जाते हैं। यूक्रेन में बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। बहुत सारे किंडरगार्टन्स खाली हो जाते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को ऑनलाइन कर दिया गया था लड़ाई के शुरू में, तो स्कूल्स की बिल्डिंग्स खाली थी। कोई भी एक भी रिफ्यूजी सर पे छत के बिना नहीं रहा। ठीक है, कंडीशंस बड़ी कम्बरसम थी स्कूल में, जहाँ बाथरूम, टॉयलेट्स, जहाँ हाइजीन के लिए ठीक नहीं है सारी स्थितियां, महिलाएं, बच्चों के लिए बड़ा दिक्कत वाला था। लेकिन सबको सर्दी के समय में गर्म रिहाइश कैसे ना कैसे मिली, किंडरगार्टन, स्कूल्स, हॉस्टल्स में, ऐसी जगहों पे तो स्कूल रिहाइश सबको कॉलेज मिली। में पढ़ाई चल रही है अभी रेगुलरली? यूक्रेन में 90% स्कूल्स अब जो ऑनलाइन थे सब ऑफलाइन हो गए, फिजिकली बच्चे जाते हैं। उनके नीचे, हर बिल्डिंग के नीचे इधर एक बेसमेंट रहती है, जो काफी टाइम से रूइंड थी, डेजर्टेड थी। अभी उनके अंदर व्हाइट वॉश करके, उसको ठीक ठाक करके, उसमें थोड़े बेंचेस लगा के, जैसे सायरन बजते हैं देश में,
तो बच्चों को भगा के लाइन बना के नीचे बेसमेंट में लेके जाया जाता है, वो वहां बैठते हैं आधा घंटा 20 मिनट। उधर भी लाइट और ब्लैक बोर्ड्स की भी व्यवस्था कर दी गई है। मैंने ऐसे कई स्कूल विजिट किए हैं यहाँ पे। हमने कहीं टेबल्स, कहीं ब्लैक बोर्ड उनको डोनेट किए, उनके लिए पैसा इकट्ठा किया है। ऐसा काम कभी कभी करना पड़ता है इधर। तो मनोज जी, बिल्कुल जा रहे हैं। ये बताइए कि देखिए, रशिया का जब नाम आता है तो हर भारतीय के दिल में बड़ा एक सुखद अनुभूति होती है। बहुत मदद की है रशिया ने हमारी 71 की लड़ाई में। अब भारतीय जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है इसका, उनके बिज़नेसेस पे, उनकी लाइफ पे? रशिया तो बहुत बड़ा देश है। अ, मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर एरियाज़ को छोड़ के बाकी सब में ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, पर फिर भी क्या प्रभाव, किस नज़र से देखते हैं आप वो विदेशियों को वहाँ पे? सर देखिए, हम सब जानते हैं कि जी, इंडियंस को अगर इंडिया के बाहर कहीं रिस्पेक्ट मिली है तो वो सिर्फ रशिया है। रशिया एक मुल्क है जो आज से नहीं 77 साल से हमारा मित्र है और वो हमारा अच्छा मित्र है और हमें यहाँ पे इज्जत नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब यहाँ पे इसी के लिए रह पड़े हैं कि दे लव अस जी, और हमें इतनी रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पे जिसकी कोई 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 अथा नहीं है। हमें सिर्फ कहना है कि हम हिंदुस्तानी है। ये एक ही मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली वो भी अपने आप को हिंदुस्तानी ही कहता है जी, और अच्छा। फक्र से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्चर एक्टिविटीज होती है। जैसे मॉस्को में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया था हमने, जो ईयर ऑफ द फैमिली था। पुतिन साहब ने कहा था ये ईयर ऑफ द फैमिली है। हमने मोदी जी की बात रखी जहाँ मोदी जी ने कहा था पूरा कुटुंब, पूरी पूरी दुनिया एक बड़ी फैमिली है। सो ये इवेंट 2.2 मिलियन पीपल ने अटेंड किया था 4 दिनों में। अच्छा अच्छा अच्छा। So it is Indian Independence Day celebration, 2.2 million gathering, 36 embassies, 20 regions, the biggest gift to Mr. Vladimir Putin from Indian diaspora. चलिए, तो इसका मतलब जी, आप लोगों की और बातों से यही। हमने होली किया। होली में 81 countries came to celebrate Indian Holi with 5,000 people. ओके ओके ओके। तो So इसका मतलब culture, कल्चरली अभी हम साउंड है वहां पर, हम अपने त्योहार मना रहे हैं और इस लड़ाई का डायरेक्टली बहुत ज्यादा असर नहीं है। आपने जैसा बताया, अतुल जी ने जैसा बताया कि वहां पर स्थितियां थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो छोटा देश है। लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। और जैसा कि अब खबर है कि मोदी जी को बुलाया है पुतिन जी ने फोन करके अक्टूबर में आने के लिए, शायद वो इसमें मध्यस्थता का रोल अदा करें और ये लड़ाई रुक जाए और खत्म हो जाए। हम इसी दुआ के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमको आपने इस युद्ध की जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद।